हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। आप सबका स्वागत है न्यूज टाइम के अंदर। जैसे कि आप जानते हैं कि हम अपने इस चैनल के ऊपर टॉक शोज को आयोजित करते हैं, विद्वानों को, डोमेन एक्सपर्ट्स को आमंत्रित करते हैं और विभिन्न विषयों के ऊपर बातचीत करते हैं। हमारे आज के मेहमान जाने पहचाने, पहले भी आपसे मुलाकात हो चुकी है, डॉक्टर आराधना तलवार। नमस्कार आपको। शुक्रिया। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान के मुद्दे के ऊपर। आ, पिछले कुछ हफ्तों से अफगानिस्तान का मुद्दा गरमा रहा है पूरी दुनिया के अंदर। अखबारों में अफगानिस्तान के ऊपर लगातार लेख आ रहे हैं, खास तौर से जब से अमेरिका ने इस बात की घोषणा की है कि वो 9/11 से पहले ही अफगानिस्तान छोड़कर चला जाएगा। अब वहां पे काफी गहमा गहमी है। तालिबान के वापस आने की बात हो रही है, बल्कि कई तो न्यूज रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि तालिबान ऑलरेडी इसे अपनी विक्ट्री के रूप में देख रहा है और आने वाले दिनों में शायद काबुल पर उसी का राज होगा। बहुत सारी डायमेंशंस हैं, बहुत सारे हिस्से हैं इस समस्या के। तो शुरुआती टिप्पणी सबसे पहले लेते हैं कि मेन चीज जिसकी आसपास चीजें घूम रही हैं, जो मेजर न्यूज है, यूएस विड्रॉवल फ्रॉम द अफगानिस्तान। ये इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा एकदम से कैसे बन गया कि अमेरिका अफगानिस्तान छोड़कर जा रहा है? इसके मायने क्या है? जी। शुक्रिया मुझे एक मौका देने का कि जी। हम इतना इम्पोर्टेंट मुद्दा जो है इंटरनेशनल रिलेशंस का, जी। इस पे हम चर्चा कर सकें। जी। इस वक्त हाल जो इंटरनेशनल कम्युनिटी का अटेंशन है वो पूरा जो बाइडेन की अनाउंसमेंट पे है अफगानिस्तान से रिलेटेड। जी। जो विड्रॉल उन्होंने डिक्लेयर किया है कि जैसे आपने मेंशन किया 9/11 से पहले वो चाहते हैं कि विड्रॉल हो। अब इसके बहुत सारे एनालिसिस समझने की कोशिश जरूरी इम्पोर्टेंट है दर्शकों को कि ये सडन अनाउंसमेंट है या फिर ये डिसाइडेड था कि हम्म। जैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन आएंगी। या। अब देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भी प्रेसिडेंट इन पावर आते हैं यूएस में, जी। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट, उनके साथ अपनी विचारधारा, एक फॉरेन पॉलिसी विच इज पेक्युलर टू द पार्टी इन पावर, वो जरूर आती हैं और उसका सबसे पहला रिपरकर्शन होता है अफगानिस्तान पे और दूसरा मिडल ईस्ट पे। जी। तो जैसे ही ट्रम्प आए थे, ट्रम्प जी। की ऑब्वियस फॉरेन पॉलिसीज थी अफगानिस्तान को लेके। जैसे उन्होंने डिक्लेयर किया था कि ट्रूप विड्रॉल होगा जी। एंड उन्होंने ये जरूर कहा था स्ट्रिंग्स अटैच्ड हैं, दैट मीन्स कि तालिबान, कंडीशंस हैं कि तालिबान या तो शेल्टर करना बंद करें अलकायदा अदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को, और यूएस की टेरिटरी को थ्रेट नहीं होना चाहिए इन जी। कंडीशंस पे। जी। अब जैसे ही तख्त बदली है, जैसे वहां रजीम बदली है, लीडर्स बदले हैं यूएस में, तो जो इन अभी के हैं फिलहाल प्रेसिडेंट यूएस के, जो बाइडेन, जो डेमोक्रेट हैं। अब मैं ये बताना चाहूंगी दर्शकों को कि जो बाइडेन की जो लार्जर फॉरेन पॉलिसी है अमेरिका को लेके, जी। वो डिफरेंट है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन से। जी। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन बिलीव्ड इन अमेरिका फर्स्ट, जी। और जो बाइडेन की फॉरेन पॉलिसी है लार्जर स्केल पे डीमिलिटराइजेशन, वो बिलीव करते हैं। जी। जितना कोशिश हो इन अमेरिका यूएस की रोल मिनिमाइज करें काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में या सिक्योरिटी रीजंस में, जी। ताकि उनके सोल्जर्स वापस आए। और ये उनकी लार्जर पॉलिसी है जो बाइडेन की। मैं ये भी दर्शकों को बताना चाहूंगी दो चीजें। सबसे पहले कि जो बाइडेन थे जो फर्स्ट ऑफिशियली रिग्रेट किया था, जिन्होंने बुश को सपोर्ट करते हुए जो यूएस का इन्वेजन हुआ था जी। अफगानिस्तान में जी। जी। 2003 में, उन्होंने वोट किया था उस फेवर में, लेकिन कुछ सालों बाद उन्होंने ऑफिशियली रिग्रेट किया था उस चीज को, क्योंकि वो बिलीव नहीं कर रहे थे कि वो एक एक्यूरेट डिसीजन था यूएस का। और बिल्कुल। दूसरी बात मैं ये एम्फसाइज करना चाहूंगी कि जो बाइडेन जो वाइस प्रेसिडेंट थे ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर, वो सोल एडमिनिस्ट्रेटर थे जो बिलीव कर रहे थे कि यूएस को कट डाउन करने चाहिए अपनी ट्रूप्स अमेरिका से, क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग फॉरएवर वॉर है। तो अभी भी अगर आप स्टेटमेंट्स देखें, उनके वर्डिंग्स जो अमेरिका की वॉर ऑन टेरर नहीं यूज करते हैं, वो कहते हैं मल्टी जनरेशनल वॉर, हम्म। लॉन्ग लास्टिंग फॉरएवर वॉर, जिसकी बहुत सारी रिफ्लेक्शन है उनकी फॉरेन पॉलिसी पे। हम्म। जैसे ही वो आए इन पावर, फर्स्ट ही पॉलिसी एनालिस्ट को
विश्वास था कि चेंजेस आएंगे, रिस्ट्रक्चर होगा रोल यूएस का अफगानिस्तान में। इस हिसाब से ये फैक्टर्स बनते गए, फर्मेंट होते गए, विच लेड टू द डिसीजन कि यूएस विड्रॉल होगा, जो कि 9/11 से पहले। जी। अब उन्होंने डिक्लेयर किया है, उस साथ ही साथ उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स यूज किए हैं, सिक्योरिटी, डेवलपमेंट एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस इन अफगानिस्तान। ये 3 वर्ड्स बहुत बहुत मायने रखता है, जो पूरी फॉरेन पॉलिसी उनकी डिफाइन करता है अफगानिस्तान में, विच मीन्स कि यूएस विड्रॉ करेंगे। दर्शकों को मैं बताना चाहूंगी, जो बाइडेन का जो अभी अनाउंसमेंट था कि वो 9/11 से पहले यूएस विड्रॉल करना चाहते हैं ट्रूप्स अपने अफगानिस्तान से, और लेकिन दे वांट टू सपोर्ट अफगानिस्तान ऑन बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, सिक्योरिटी एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, व्हिच मींस डीमिलिटराइजेशन ऑफ द फॉरेन पॉलिसी। तो ये काफी चेंजेस आए हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा है इस वक्त, और इसकी इम्पैक्ट बहुत कंट्रीज पे, इंक्लूडिंग इंडिया, इस पे खासकर बहुत ज्यादा होगा इम्पैक्ट, और ऑलरेडी हो चुका है। जो आपके अभी हम चर्चा में हम बात करेंगे, जो डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, डिप्लोमेटिक चैनल्स खुले हैं, तो ये है यूएस की रीजंस, या मैं कॉन्टेक्स्ट देना चाहूंगी कि क्यों अनाउंसमेंट हुई और किस कॉन्टेक्स्ट में अनाउंसमेंट हुई। यहाँ पर एक चीज और प्रमुखता से निकल कर आ रही है कि यूएस के विड्रॉल के साथ ही एक चीज जो कि एक माइंडसेट सा बन के आ रहा है कि तालिबान ये सोच रहा है कि अब उसकी सरकार काबुल में बनेगी ही बनेगी, और वही वहां पे सत्ताधीश बनकर आएंगे। इसके ऊपर कहीं ना कहीं चीन, रशिया और पाकिस्तान, ईरान की मोहर लगी हुई है। भारत चाहे या ना चाहे तो भी शायद उन परिस्थितियों को शायद इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा जिसके अंतर्गत तालिबान वापस सत्ता में आ रहा है। अब इन सब के रोल, खास तौर से पाकिस्तान और चाइना का जो नेक्सस है वहां पर, और ईरान भी साथ में है, और रशिया, और साथ में इंडिया, ये सारी पहेली क्या है, थोड़ी सी दर्शकों को बताइए। जी, मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगी कि अफगानिस्तान बहुत स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट कंट्री है, और इंटरनेशनल रिलेशंस और ग्लोबल कम्युनिटी में स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कर रहता है टू डिस्कस कोई कंट्री इंपॉर्टेंट है या नहीं है। अब लोग काफी सोचेंगे कि ये कंट्री अचानक से इतनी कंट्रीज क्यों मिल रही हैं, क्यों कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं। तो इस हर एक कंट्री के अपने अपने इंटरेस्ट और रीजंस हैं, विच आई विल से नेशनल इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं, ताकि स्टेबिलिटी अफगानिस्तान में बनी रहे। अब इसमें 2 स्कूल्स ऑफ थॉट हैं। कोई एक स्कूल ऑफ थॉट बिल्कुल ही आउटराइटली ये चाहता है कि स्टेबल अफगानिस्तान, जो कि अफगानिस्तान गवर्नमेंट रहे इन पावर, और कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जो चाहती हैं कि कोई भी रेजीम आए, अफगानिस्तान गवर्नमेंट, अफगान गवर्नमेंट आए थ्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेस, या तालिबान आए, हमें अपने संबंध बनाने ही पड़ेंगे, क्योंकि उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन होगा। तो अगर मैं एक एक कंट्री को देखूं कि ये कंट्रीज क्यों मिलके आई है, इट इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस अफगानिस्तान की, उसकी लोकेशन ऐसी है। जी। अब रशिया ने हाल फिलहाल में मॉस्को में एक कॉन्फ्रेंस रखी थी, और उसमें बुलाए गए थे अफगान लीडर्स, तालिबान लीडर्स, यूएस का जो यूएस के जो हैं लीडर जो डील कर रहे हैं नेगोशिएशंस में, पाकिस्तान को, जिसको चाइना को, जिसको कहते हैं एक्सटेंडेड ट्रोइका, एक नया टर्म निकला है इंटरनेशनल रिलेशंस में, विच ऑल्सो इंक्लूड्स पाकिस्तान। तो उस दौरान, और इंडिया की भी पार्टिसिपेशन रही थी उसमें, पहले नहीं थी, फिर हुई थी उस पार्टिसिपेशन में। मॉस्को, रशिया ने ओपनली कहा है कि अफगानिस्तान में मीडिएट करना रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त, क्योंकि वो स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है रशिया के लिए। इसमें एक चीज बहुत कॉमन है कि सारी कंट्रीज जानती है कि एक बार यूएस विड्रॉ कर गया, एक पावर वैक्यूम आएगी उस कंट्री में, जो कि कोई भी इंटरनेशनल रिलेशंस के डायनामिक्स में आता है, विच इज रिलेटेड टू सिक्योरिटी। तो टू बैलेंसिंग, एक बैलेंस ऑफ पावर खेल रही हैं सारी कंट्रीज। चाइना देख लीजिए, रशिया देख लीजिए, पाकिस्तान, इंडिया, ये सारी कंट्रीज, ईरान, ये एक बैलेंसिंग करने की कोशिश कर रही हैं इस रीजन में,
जो पावर वैक्यूम यूएस के जाने के बाद होगी। सो सब लोग अपना इन्फ्लुएंस अपनाने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू डिफरेंट एलिमेंट्स एंड अप्रोचेस। अब डिफरेंस ये भी होता है क्योंकि कुछ कंट्रीज हैं जो बिल्कुल अफगान लीडर्स जो हैं डेमोक्रेटिक, उनके साथ संबंध बनाए हुए हैं। कुछ कंट्रीज ने तालिबान एज वेल एज अफगान लीडर्स के साथ संबंध बनाए हुए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी अप्रोच, सबकी स्ट्रैटेजीज अलग हैं, लेकिन एंड गोल एक ही है कि वो स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट कंट्री है, वहां स्टेबिलिटी बनी रहे। जी इसीलिए आप देखें कि रीजनल कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं रिसेंट पास्ट में। हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस हुई है जहाँ हमारे इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने बहुत ही खूब शब्दों का यूज किया है, जिसकी बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस में। और हाल फिलहाल में यूएस ने प्रपोज किया यूएन बैक्ड कॉन्फ्रेंस के लिए। जी तो ये सारी जी शायद कुछ फिर से टेक्निकल समस्याएं हैं। मुझे लग रहा है कि हम रिजॉल्व करने की जी 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 कुछ नहीं, आवाज नहीं आ पा रही है। जैसे कि एक मिनट, यूएस। एक मिनट, आवाज अभी 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 बात कीजिए। जी जी, तो ये सारी अप्रोचेस हैं। इसमें मैं जरूर एक एम्फसाइज करना चाहूंगी कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जी यूएन जी एंड बायलैटरल लेवल तक कंट्रीज जी कोशिश कर रही हैं कि अफगानिस्तान का मसला सॉल्व किया जाए। जी तो जैसे यूएस की एक अप्रोच है जिसको इंडिया बैक करती है कि टूल ट्रैक लेवल्स डायलॉग्स होने चाहिए। एक है यूएन और स्पाइसेस के अंडर, जी जिसमें रीजनल कंट्रीज इंक्लूड हों, जी और एक है अपने इंट्रा अफगानिस्तान टॉक्स जो टर्की में होने वाली थी, जो हुई जी नहीं, जिनकी अभी बातचीत चल रही है, होने वाली है। सो बेसिकली ये सारे आइडियाज हैं जो फ्लोट हो रहे हैं, और दर्शकों को बस ये समझाना जरूरी है कि पावर वैक्यूम होगा, ये सब कंट्रीज को इतनी श्योरिटी है। उतनी ही श्योरिटी है अगर काबुल में तालिबान आ जाए तो उसके बाद चेंजेस जो आएंगी या उसका जो इम्पैक्ट होगा, उसके लिए भी तैयारी की जा रही है इस वक्त सब कंट्रीज की तरफ से। अब इसमें एक सवाल ये भी उठकर आता है कि आपने एक टर्मिनोलॉजी यूज की अफगान और तालिबान। इन दोनों में कितना फर्क है? तो कौन है उसमें अफगान और कौन है तालिबान वाले जी, अफगान गवर्नमेंट जब हम यूज करते हैं वर्ड, इसकी समझ ऐसी आती है कि ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है कंट्री की, लोग? जी जो कि एक प्रोसेस के थ्रू पावर में आई, इलेक्शंस, लोगों की पब्लिक हम्म ओपिनियन, वोट, ये होता है डी फैक्टो डी ज्यूरे रूलिंग ऑफ द कंट्री। जी जो तालिबान है, इसे काफी कंट्रीज रिकॉग्नाइज करती हैं एज अ फंडामेंटलिस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट टर्म्स हैं। जी बेसिकली अप्रोच है, अफगान गवर्नमेंट पीसफुल तरीके से गवर्न करना कोशिश करती कंट्री का। तालिबान का जब रूल रहा है, मैं दर्शकों को थोड़ा पीछे ले जाना चाहती हूँ हिस्ट्री में, कि तालिबान की ओरिजिन कहते हैं कि सोवियत का जो हुआ था इन्वेजन अफगानिस्तान जी 79 में, वहां से जो आपके इस्लामिक गुरिल्ला फाइटर्स बने थे, अगेन विद द बैकिंग ऑफ सीआईए एट दैट टाइम, वो बोलते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तालिबान के काफी सोल्जर्स बन गए थे, कोर ग्रुप। जी तो तालिबान जब पावर में आया, इनकी जो दो है, मैंने अभी जैसे मेंशन किया, अफगानिस्तान गवर्नमेंट और तालिबान, इनकी आइडियोलॉजीज और एजेंडाज भी बहुत फर्क है। हम्म जैसे आपने बात पहले भी अभी मेंशन की, माइनॉरिटी राइट्स, वुमेन। हम्म देखिए, सोसाइटी अगर आपको बनानी है कंट्री, इंडिया का भी यही स्टैंड है कि जो भी पीस प्रोसेस हो, अफगान लेड और अफगान ओन्ड प्रोसेस हो, विच मीन्स कि आप सबको साथ लेके इंक्लूसिव पीस प्रोसेस करेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव पीस प्रोसेस करेंगे, जो अफगानिस्तान गवर्नमेंट की अप्रोच रही है। ऑन द अदर हैंड, तालिबान जब पावर में था 90s में, 96 टू 2001, फर्स्ट ऑफ ऑल काफी क्लेम्स हैं और प्रूवन क्लेम्स हैं, वॉर क्राइम्स हुए हैं उस कंट्री में उनके रूल के दौरान। दे डोंट बिलीव, वो डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करते हैं। जी उनके स्ट्रिक्ट इस्लामिक जो बिल्कुल रेडिकल होते हैं,
शरिया लॉज, उनके हिसाब से वो रूल करना चाहते हैं, वो उनकी इंटरप्रिटेशन है, जिसमें विमेन माइनॉरिटी सबसे ज्यादा सफर करती है। मैं दर्शकों को एक फैक्ट बताना चाहूंगी कि यूएस की एक रिपोर्ट आई थी, इट वाज कॉल्ड तालिबान वॉर अगेंस्ट विमेन। उसमें कंपैरिजन था कि तालिबान के आने से पहले, दैट इज प्री 96 एंड पोस्ट तालिबान, विमेन पे कितना असर हुआ है। जी। तो आप ये देखिए स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से बिफोर 96 70% ऑफ गवर्नमेंट टीचर्स इन काबुल वो विमेन एंड 40% ऑफ डॉक्टर्स वो विमेन। और वो इतनी ड्रास्टिकली रिड्यूस होते गया नंबर तालिबान के रूल के अंडर, क्योंकि उनके रूल्स देखिए, विमेन एजुकेशन नहीं ले सकती हैं अबाउ 8 इयर्स ऑफ एज। देयर इज अ ड्रेस कोड जो विमेन को इम्पोज किया जाता है, फॉलो करना पड़ेगा। नो टेलीविजन, नो म्यूजिक। तो पॉलिटिक्स इज बहुत इंटरलिंक्ड होती है सोसाइटल फैब्रिक से। आप अपनी सोसाइटी को कैसे चलाते हो। तो ये फर्क है ये दो टर्मिनोलॉजीज में। एक है लेजिटिमेट गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान, जो जिससे देश बात करते हैं ऑफिशियली, और तालिबान रूल में रही है 90s की दशकों में, 90s की डेकेड्स में, लेकिन उन्हें ओवरथ्रो किया था यूएस के इन्वेजन के बाद, जिसके बाद उनकी एक्टिविटीज काफी इन क्वेश्चन है। अलकायदा को शेल्टर करना, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिया की सिक्योरिटी पे काफी थ्रेट रहा है। तो ये सारी है, एंड ऑफ कोर्स बैक्ड, काफी लोग क्लेम करते हैं बैक्ड बाय पाकिस्तान आईएसआई। इसमें सो ये एक क्वेश्चन आता है कि 1990 का तालिबान और 2021 का तालिबान, क्या ये क्वालिटेटिवली डिफरेंट होंगे? देखिए, इसमें दो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं इस वक्त। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें कोई फर्क नहीं है, ये सेम है। सेम इस तरह से है कि वायलेंस अभी भी ये यूज करेंगे और करते आए हैं। जी। तो अगर मैं इस फैक्ट को प्रूव करूं, तो पिछले कुछ महीनों का ही आप ले लीजिए हिसाब, तो 2020 के लास्ट 3 मंथ्स में इतनी सारी कैजुअलिटी अटैक्स हुई हैं तालिबान से। उनकी जो सिविलियन अटैकिंग की नेचर है, वायलेंस, टेररिज्म। तो वन स्कूल ऑफ थॉट बिलीव करता है कि उनके तरीके, उनकी स्ट्रैटेजीज, अप्रोचेस में फर्क नहीं है और उनके पॉलिटिकल एजेंडा में भी फर्क नहीं है। लेकिन वहीं एक नई रिसर्च आई है जो नए स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं कि जो 90s का तालिबान है और जो आज का तालिबान है उसमें फर्क है। फर्क इसलिए है क्योंकि तालिबान इस वक्त डेस्परेट नीड में है इंटरनेशनल रिकॉग्निशन की, क्योंकि आप देखिए फंडिंग आती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। जी। तो इस वक्त जो आपकी 75% अफगानिस्तान की एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट की चलाने की देश, वो है आपकी इंटरनेशनल डोनेशंस पे। जी। तो उनकी बदलाव अगर आया, इफ एट ऑल, अभी तो वो देखना है कि अगर वो पावर में आते हैं तो बदलाव है या नहीं है। लेकिन अगर है तो वो इस बेसिस पे है क्योंकि इंटरनेशनल जो रिसर्च इस वक्त है वो ये कहती है कि दे आर इन डेस्परेट नीड ऑफ इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, जिसके लिए वो डिनाउंस कर रहे हैं अपने तरीके और विमेन और इंक्लूसिव होने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू चेंज। इसमें एक चीज और निकल के आती है, बीबीसी और कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस के भी काफी देखा जाए तो प्रोग्राम्स भी आए हैं और लेख भी आए हैं जिसमें कहा गया है कि अफगानिस्तान के अंदर जो 2001 ऑनवर्ड्स की जो जनरेशन है उसकी सोच में और पहले वाली जनरेशन की सोच में काफी फर्क है। तो ये जो नया मिलेनियम है इसकी जो सोच है थोड़ी सी कहीं ना कहीं उतनी अथॉरिटेटिव या कंजर्वेटिव नहीं है जितनी शायद पहले वाली जनरेशन थी। जी। तो अभी की जनरेशन को आदत पड़ गई है सोशल मीडिया की भी, मोबाइल्स की, और क्योंकि काफी आजादी मिल जाती है मोबाइल पे चीजों को देखने की, समझने की, सुनने की, तो वो शायद उस किस्म की बंदिशें बर्दाश्त ना कर पाए अगर तालिबान दोबारा से 1990 की बंदिशें लगाना चाहे। तो ये एक व्यू निकल कर आ रहा है, आपका क्या कहना है? जी, मैं इस बात से एग्री करती हूँ क्योंकि जो पॉपुलेशन या जो जनरेशन रही है तो 90s के दौरान और जो अब की फर्क है, एक तो एजुकेशन और लिटरेसी पे। दूसरी आप देखें तो ब्लॉग पोस्ट जो आजकल लिखे जाते हैं, वन ऑफ द मीन्स कि जी। आप अपनी व्यू स्प्रेड करें सोशल मीडिया में, जी। तो काफी अफगानिस्तान विमेन लिखती हैं आजकल ब्लॉग पोस्ट रिलेटेड टू विमेन एजुकेशन इन अफगानिस्तान। यहाँ तक कि विमेन इतनी ज्यादा वोकल हो गई हैं, और मैं ये सिर्फ एक एस्पेक्ट का एग्जांपल दे रही हूँ जो आपको एक जनरल आइडिया देगा दर्शकों को कि जी। अफगानिस्तान में कितनी चेंजेस आई हैं।
एक वन ऑफ द नेगोशिएटर्स जो अफगानिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से है, जो तालिबान के साथ डील कर रहे हैं, एक लेडी है। तो आप देख सकते हैं कितना फर्क आया है कि वो एक नेगोशिएटर जो लीड कर, जो एक टीम की पार्ट है नेगोशिएशन की, वो टेबल से अक्रॉस, सिटिंग अक्रॉस तालिबान से नेगोशिएट कर रही हैं। तो जब ऐसी ऐसी चेंजेस आएंगी और आ रही हैं, काफी अफगानिस्तान स्टूडेंट्स आपको डिफरेंट कंट्रीज में पाए जाएंगे जो हमारी एज के हैं, जिन्होंने हमारे साथ, इनफैक्ट हमारे साथ काफी लोगों ने पढ़ाई की है, रिसर्च की है, जो अफगानिस्तान से हैं। तो वो स्टूडेंट्स जब बैक अपनी कंट्री में जाते हैं, उनकी विचारधारा, ओपिनियन, बिलीव्स बहुत अलग हैं, दे आर बिल्कुल वोकल बिल्कुल। एंड दे आर वेरी फॉर डेमोक्रेसी। तो ऐसा नहीं है कि जनरलाइज कर दें। देखिए, रिलीजन अपनी जगह है, वो एक प्राइवेट, सबकी फेथ है, चॉइस है, पर कभी भी स्टेट और रिलीजन आप मिक्स नहीं कर सकते, जो वहां की जनरेशन भी बिलीव करती है। ये बात और आपने कोई भी, कही, मैं उस पर आपको थोड़ा सा इंटरजेक्ट करना चाहूंगा कि भारत चाहेगा कि वहां पे एक संवैधानिक और डेमोक्रेटिक सिस्टम वहां पे रेस्टोर हो जाए, लेकिन तालिबान के कॉन्सेप्ट में या तालिबान की सोच में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज ही नहीं है एक्चुअली, देखा जाए तो। जी जी, बहुत आपने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है। एक्चुअली इंडिया को आप ले आए हैं, मैं वेट ही कर रही थी क्योंकि ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। जी देखिए, इंडिया ऑब्वियसली चाहता है कि आप डील करें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ, जो है आपके अफगानिस्तान गवर्नमेंट। इंडिया की जो अगर स्टेटमेंट्स देखें, हाल फिलहाल में भी जितनी कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, इंडिया ने बहुत केयरफुली वर्ड्स यूज किए हैं, पॉलिटिकल सेटलमेंट, हम्म कॉम्प्रिहेंसिव एंड परमानेंट सीज फायर। हम्म इसका ये मतलब है डिप्लोमेटिकली कि इंडिया चाहता है, और इंडिया ने ये भी कहा है कि कोई भी तरह की कैजुअलिटीज और अटैक्स या ह्यूमन राइट्स वायलेशन, इंडिया उसको सपोर्ट नहीं करता है। विच मीन्स कि इंडिया एक ऐसी फॉरेन पॉलिसी उनसे चाह रहे हैं, या ऐसे गवर्नमेंट चाह रही है अफगानिस्तान में, जो इंक्लूसिव हो इन नेचर, जी जो पीस में बिलीव करें। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के बाद ऑब्वियस अचीवमेंट और इनएविटेबल प्रोसेस है आपका पीस मेकिंग। जी तो पहले कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते हैं, उसके बाद आप कंट्री को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। तो अगर आप अब देखें तो इंडिया ने थोड़ी शिफ्ट ली है। इंडिया भी सिर्फ डेवलपमेंट की बात नहीं करता है अफगानिस्तान में, डेवलपमेंट के साथ साथ इंडिया बात करता है पॉलिटिकल सेटलमेंट की, हम्म जो कि काफी बहुत ही इम्पैक्टफुल स्टैंड रहा है इंडिया का हाल फिलहाल जी में, क्योंकि इससे कनेक्टेड है हमारी सिक्योरिटी, इंडिया की सिक्योरिटी। सो इंडिया की लिंकेज है स्टेबल अफगानिस्तान, पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। जी लेकिन मैं यहाँ ये जरूर मेंशन करना चाहूंगी दर्शकों को कि इंटरनेशनल रिलेशंस में रियलिटीज को आप अवॉइड नहीं कर सकते नहीं हैं कर या आप सकते। रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। मेरी अपनी विचारधारा हो सकती है, लेकिन रियलिस्ट पॉलिटिक्स जो चलेगी, रियल पॉलिटिक्स, उसे एक्सेप्ट करना भी एक फॉरेन पॉलिसी का या एनालिस्ट का सबसे बड़ा एम होता है। इंडिया उतनी ही अवेयर है वहां की सेंसिटिविटीज एंड चेंजिंग पॉलिटिकल लैंडस्केप्स में। तो इंडिया ने हाल फिलहाल में डिप्लोमेटिक चैनल्स, बैकडोर डिप्लोमेसी खोली है, जिसको एमईए ने ऑफिशियली कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया है जी तालिबान के साथ। लेकिन इंडिया वहां भी डिस्टिंग्विश करता है कि वी आर इन टच विथ मॉडरेट फैक्शंस ऑफ तालिबान जो जेन्युइनली पीस चाहते होंगे अपनी कंट्री में। तो इंडिया काफी केयरफुली बैलेंस कर रहा है। एक तरफ आप अफगान गवर्नमेंट के साथ लगे हैं, डील कर रहे हैं, आप अफगानिस्तान लोगों से डील कर रहे हैं। सो तीन एस्पेक्ट्स इसमें बहुत जरूरी है, अफगान गवर्नमेंट, पीपल ऑफ अफगानिस्तान एंड थर्ड बीइंग तालिबान। तो इंडिया ने ऑलरेडी अपने चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन खोल दिए हैं तालिबान के साथ, जो कि बहुत बड़ी शिफ्ट है इंडिया की पॉलिसी में, क्योंकि इंडिया ने कहा था कि हम तालिबान से डील नहीं करेंगे। लेकिन रियलिटी पॉलिटिक्स, रियलिटी जो है, रियलिटीज ऑन द ग्राउंड, इंडिया ने कहीं जाके एक्सेप्ट कर ली है कि इन केस अगर वो पावर में आए तो हमारे लिए बहुत जरूरी होगा सिक्योरिटी एस्पेक्ट से। सो इंडिया इज ओपन द चैनल्स। जनवरी महीने में इसी साल सिक्योरिटी एडवाइजर डोभाल साहब की यात्रा हुई थी काबुल की। अब उसी के साथ एक डेवलपमेंट ये हुआ था कि भारत का रवैया पाकिस्तान के खिलाफ थोड़ा नरम पड़ना शुरू हो गया था तभी एकदम से, क्योंकि शायद भारत ने इस बात को महसूस किया था कि काबुल में पाकिस्तान का रोल बढ़ने जा रहा है और काफी इन्फ्लुएंस होगा। तो बिना पाकिस्तान को विश्वास में लिए शायद हम
काबुल के अंदर वो जो एक क्या कहते हैं कि मजबूती के साथ खड़े होने की बात है वो नहीं हो पाएगी, और उसका असर कश्मीर के ऊपर भी पड़ सकता है, क्योंकि अगर वहां पे रेडिकलाइजेशन और बढ़ता है तो सीधा असर हमारे कश्मीर के युवाओं के ऊपर या उस क्या कहते हैं खित्ते के ऊपर, रीजन के ऊपर पड़ता है। तो पाकिस्तान के प्रति नरमी भी शायद कहीं ना कहीं अफगानिस्तान की पृष्ठभूमि से ही जुड़ी है, मुझे लगता है। इसमें आप क्या कहें? जी, मैं आपसे बिल्कुल अग्री करती हूँ और ये आपने बहुत अच्छा एंगल लाए हैं आप अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया का एंड कश्मीर उस पे। देखिए, जो भी इंडिया का स्टांस रहा है, चाहे वो पाकिस्तान हो, कश्मीर, अफगानिस्तान हो, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारा सिक्योरिटी, जैसे मैंने अभी मेंशन किया है, बिकॉज ये बॉर्डर कंट्रीज हैं एंड सबसे ज्यादा इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली अपना बॉर्डर स्टेट पे होता है, विच इज कश्मीर। जी। क्योंकि जो भी टर्मोइल होती है, जैसे चाइना अगर मैं एग्जांपल ले लूं, तो आप चाइना, दर्शक दर्शक ऑडियंस ये जानना चाहेंगे कि चाइना इतना इंटरेस्टेड क्यों है। ए, बिकॉज ऑफ द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सबसे इंपॉर्टेंट उइगुर्स, जो या कि जिंगजियांग प्रोविंस वहां बॉर्डर करता है। जी। तो इंडिया डेफिनेटली चाहेगा कि ये कंट्री स्टेबल हो, इंडिया का रोल इन कंट्रीज में बढ़े, जैसे कि अफगानिस्तान वंस यूएस विड्रॉज। लेकिन इंडिया कहीं ये भी जानता है कि इसका एक तरीका है टू ऑल्सो सॉफ्टन रिलेशंस विद पाकिस्तान। क्योंकि देखिए, अगेन रियलिटी बीइंग कि जो भी आपकी शेल्टर्स हैं ऑर्गेनाइजेशंस की, जो मिलिटेंट हैं इन नेचर, आईएसआई बैक्ड, या उनको शेल्टर पाकिस्तान की टेरिटरी में ही मिलता है। तो इंडिया की जो पॉलिसी है, आप सिंगल हैंडेडली सिर्फ बायलैटरल में एक कंट्री नहीं, आप डेफिनेटली पूरे रीजन ओवरऑल मैच करेंगे आपके असेसमेंट के हिसाब से। एंड मैं ये भी बताना चाहूंगी कि काफी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, जिसका इंडिया में थ्रेट है, जैसे आपकी जैश हो गई, एलईटी हो गई, उनकी काफी स्ट्रॉन्ग बेस है अफगानिस्तान में, नॉट जस्ट अल कायदा, आईएसआई, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस। तो इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए डेफिनेटली इंडिया का बहुत जरूरी है कि इन्फ्लुएंस बढ़े अफगानिस्तान में। इसके लिए इंडिया एफर्ट डालती है, बिकॉज जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस आजकल होती हैं या हुई हैं लास्ट पास्ट में, जैसे आप ट्रॉइका ले लें एटसेट्रा, इंडिया को सिर्फ डेवलपमेंटल इश्यूज में गिना जाता है। पॉलिटिकल इश्यूज में इंडिया का रोल थोड़ा मिनिमल है। तो इंडिया अभी कोशिश कर रहा है कि इंडिया पॉलिटिकली भी अपने आप को इम्पोर्टेंट रोल दे पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, ताकि उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पॉजिटिव हो हमारी सिक्योरिटी में, हमारे बॉर्डर्स पे, जैसे कि कश्मीर। इनफैक्ट काफी लोग ये भी बोलते हैं कि रोड टू अफगानिस्तान इज थ्रू कश्मीर। यस। ये एक नई थिंकिंग आई हुई है हमारे ग्लोबल पॉलिटिक्स में और हमारे फॉरेन पॉलिसी एनालिसिस में। तो इंडिया इसको डिहाइफिनेट नहीं करता है, इंडिया हमेशा से इसको लिंक करके ही अपनी पॉलिसीज बनाता है। पाकिस्तान के साथ भी अल्टीमेट एम यही है कि इंडिया जानता है कि वंस यूएस विड्रॉज, ट्रूप्स विड्रॉल हुए, तो कौन कौन सी सिनेरियोज, कौन कौन सी रियलिटीज इंडिया को फेस करनी पड़ेंगी। कुछ भी कहें, इंडिया की पॉलिसी हमेशा से पीसफुल और प्रिंसिपल्ड फॉरेन पॉलिसी रही है, क्योंकि हम एक डेमोक्रेसी हैं, हम एक प्रिंसिपल स्टैंड लेते हैं। पाकिस्तान का रोल हमेशा से क्वेश्चनेबल रहा है टर्मोइल फैलाने में, वायलेंस में, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में, अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी, कभी कभी कहते थे कि शेल्टरिंग हुई है, पाकिस्तान आईएसआई ने बैक किया है। तो ये काफी सारी चीजें ध्यान में रखते हुए, क्योंकि डोवाल जी जब जनवरी गए थे तभी से ही इंडिया को खबर थी कि बाइडेन आए हैं, डेफिनेटली पॉलिसी चेंजेस होंगे। और ये तभी से ही पता था सबको कि यूएस की, देखिए ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट है यूएस का चेंज इन फॉरेन पॉलिसी, जो सब देशों को अपनी फॉरेन पॉलिसीज बदलनी पड़ रही है पर टू सूट द इन्वायरमेंट। आराधना जी, एक समस्या और भी है कि ये जितने लोग इस टाइम अफगानिस्तान में इंटरेस्ट ले रहे हैं, ईरान हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, टू ग्रेटर एक्सटेंट रशिया ऑल्सो, ये कहीं ना कहीं आज भारत के साथ उतने फ्रेंडली नहीं है। ना तो ईरान से भी दूरियां बढ़ी हैं, रशिया से कुछ हथियार खरीदने के बावजूद दूरियां बढ़ी हैं, क्योंकि रशिया इज मोर नियर टू चाइना रादर देन इंडिया नाउ। पाकिस्तान ऑलरेडी नहीं है। तो इन हालातों में अमेरिका विड्रॉ कर रहा है तो मैदान साफ हो जाता है। ऊपर से एक नई थ्योरी भी निकल के आ रही है, जो आजकल पिछले 3-4 दिन से मैं
बड़े पेपर्स में देख रहा हूँ, आर्टिकल्स में, कि इंडिया जब अफगानिस्तान के अंदर रिलीजियस फ्रीडम की, विमेन की और माइनॉरिटीज की बात करता है, तो बैक होम हम लोग बैकफुट पे हैं, क्योंकि हम अपनी माइनॉरिटीज को जिस ढंग से यहाँ ट्रीट कर रहे हैं, वो मुद्दा वो उठा रहे हैं वहां पर, कि जब आप यहाँ पर मुस्लिम्स को इस ढंग से एक साइडलाइन करते हैं या रिलीजियस फ्रीडम को कहीं ना कहीं हाशिए पे लेके आते हैं, या माइनॉरिटीज के बारे में कई बार ऐसे स्टेटमेंट आते हैं, जैसे आज हिमंता बिस्वा शर्मा का आया कि मुसलमानों को पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहिए आसाम के अंदर, विच वॉज वेरी कंट्रोवर्शियल। देखा जाए तो पूरी पॉपुलेशन को बोलते तो चलो मान सकते थे, बट ही सिंगल्ड आउट दैट वन। मुझे लगता है कि वहां पर इंडिया बैकफुट पे आता है, क्योंकि इंडिया की एक डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है सरकार की, जिसे उसको एड्रेस करना है, और डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी सारी की सारी एंटी पाकिस्तान और काफी हद तक एक पर्टिकुलर धर्म के फेवर में से निकल कर आती है, अगर माइल्ड शब्दों का उपयोग करूं तो। ये बातें भी उनसे छुपी नहीं है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये बातें उठ के आती हैं कि आप हमारे यहाँ वो चीजें चाह रहे हैं अफगानिस्तान में जो आप खुद अपने कंट्री में नहीं कर रहे हैं। तो इंडिया वहां पर बैकफुट पे आता है, और ये शायद पिछले 3-4 दिन से मैं इन रिपोर्ट्स को लगातार पढ़ रहा हूँ, बड़े पेपर्स के अंदर और बड़े आर्टिकल्स के अंदर। ये हमें कमजोर बनाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। जी, आपने बहुत ही एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव लाए हैं आप इस पूरी डिबेट में। जैसे आप कह रहे हैं कि इंडिया कैसे कॉर्नर होता है डिप्लोमेसी में। देखिए, कश्मीर एक ऐसा इशू है कि इंटरनेशनल जो बन चुका था हिस्ट्री में, और जिसपे इंटरनेशनल डिस्कशंस हमेशा रही है यूएन लेवल पे। जब भी इंडिया की कोई स्टैंड हुई हो ह्यूमन राइट्स पे या किसी भी कंट्री के स्टैंड या डिसीजंस पे, लेकिन मैं इस चीज को नेगेटिव नहीं लेती हूँ, मैं इसको कनेक्ट नहीं करती हूँ, बिकॉज जो आपकी नेशनल इंटरेस्ट है, जो सिक्योरिटी है, देखिए दो तरीके होते हैं। एक तो आपकी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, ये आप कैसे हैंडल करते हैं, एक, और दूसरी आपकी बाहर के देशों की संबंध। जरूर देश कोशिश करते हैं, नॉट जस्ट अगेंस्ट इंडिया, हर कंट्री के अगेंस्ट। चाहे आप पाकिस्तान का बलूचिस्तान इशू ले लो, चाइना का उइगुर इशू ले लो, तो अगर कश्मीर है तो उसी पॉइंट पे आप उइगुर्स की भी बात करते हैं, उसी पॉइंट पे आप बलूचिस्तान करते हैं, और कई लोग तो इसमें ऐड करके वेस्ट बैंक और गाजा भी बात कर लेते हैं, जो कि एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है। मैं ये दर्शकों को कहना चाहूंगी कि इंडिया, यस, अब मैं अग्री कर रही हूँ इस पॉइंट से कि इंडिया को पॉलिटिकली इन्वॉल्व नहीं किया गया इतना जितना कर सकते थे अफगानिस्तान के इशू में। जी। इसकी अपनी अपनी रीजंस और भी रही हैं। जैसे आप देखें कि रशिया और पाकिस्तान के इस वक्त रिलेशंस काफी वार्म अप हो रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं। ईरान की अपनी समस्याएं हैं, बिकॉज जैसे आप देखें तो अगर ये जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आई है, ये चाहती हैं कि न्यूक्लियर टॉक्स रिवाइव हों, तो इनकी अपनी अपनी कैलकुलेशंस है अफगानिस्तान के मसले पे डिसीजन लेना। इंडिया का एंगल डेफिनेटली आता है। इंडिया को इनफैक्ट नॉट जस्ट अफगानिस्तान इशू, आप साउथ एशिया में देख लीजिए, ओवरऑल आइसोलेट करने की कोशिश की जाती है बिग ब्रदर के नाम से। लेकिन ये चीज नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए चीजों का फॉरेन पॉलिसी में। आप ये चीजें पैरेलली सॉल्व की जा सकती, जैसे आपने मेंशन किया हम अपनी माइनॉरिटीज, कश्मीर इशू, इसको हम पैरेलली सॉल्व कर सकते हैं अपनी स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट। देखिए, इंटरेस्ट बहुत अलग है, वेलफेयर ऑफ द पीपल दोनों जगह इंपॉर्टेंट है, पीपल टू पीपल कनेक्ट दोनों जगह इंपॉर्टेंट है, चाहे डोमेस्टिक लीजिए या ग्लोबल पॉलिटिक्स। कश्मीर और बाकी मसले जो हमारे डोमेस्टिक हैं, जिनके लिए थोड़ी सी अलग अप्रोच और स्ट्रैटेजी की जरूरत है। एंड एट द सेम टाइम जो आपकी फॉरेन पॉलिसी इस वक्त है, वहां स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट बहुत जरूरी है। तो टाइम एंड अगेन मैं मानती हूँ इस बात को कि इंडिया को कॉर्नर किया जा रहा है, और हाल फिलहाल में काफी आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं जहां कश्मीर को कनेक्ट किया जा रहा है। पर हमारी डिप्लोमेसी इंडिया की हमेशा से ऐसी रही है कि वो बॉक डाउन नहीं होते हैं, बिकॉज दे डोंट कनेक्ट इट। आपकी स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट जरूरी है, आपको वहां मसला जरूरी है हल करना। और रही बात अफगानिस्तान इंडिया की, इंडिया और अफगानिस्तान की ऑल्सो पीपल टू पीपल कनेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इंडिया पॉलिटिकली इन्वॉल्व होना चाहता है, या इंडिया करता है, क्योंकि कल्चरली देख लो, अफगानिस्तान के लोग बहुत पसंद करते हैं इंडिया को, इंडियन लीडर्स को। हमारी बॉलीवुड वहां बहुत फेमस है, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी
आई थिंक सबसे मैक्सिमम शोकेस इंडिया का अफगानिस्तान में है। दैट इज द बेस्ट केस स्टडी एवर। तो इंडिया ऑब्वियसली चाहेगा कि सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी से थोड़ा शिफ्ट होके इंडिया का थोड़ा सा और सिग्निफिकेंट रोल आए, एंड आई एम श्योर इंडिया इस वक्त वर्क कर रहा है जिस हिसाब से डिप्लोमेटिक चैनल्स खुल रहे हैं इस दौरान। देखते हैं अभी क्या होता है। जी बात फिर वही है कि अल्टीमेटली तालिबान इज कमिंग बैक, वेदर यू कॉल इट अ गुड तालिबान और बैड तालिबान, तालिबान इज तालिबान, और उसके साथ डील तो करना पड़ेगा। पर हाँ, हो सकता है शायद इंडिया ने थोड़ी सी देरी कर दी उसको एक्ट करने के लिए, और बाकी लोग पहले से एक्शन में थे उसके ऊपर, चाहे रशिया हो, चाइना हो, पाकिस्तान हो। भारत ने शायद तालिबान से बात करने में शायद थोड़ी देर की है। ठीक है, पॉलिसी की बात है जब स्टार्ट किया, लेकिन आने वाले दिन आसान नहीं होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम लेंगे विदा, लेकिन कोई आखिरी टिप्पणी आराधना जी आपकी ओर से? जी, मैं बस आखिर में ये कहना चाहूंगी कि मैंने कुछ चीजें जो पीस के अराउंड बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त, बिकॉज ये पीस प्रोसेस हो रहा है, विड्रॉल हो रहा है, टॉक्स हो रहा है। तो अगर मैं इंडिया की तरफ से कहूँ तो इंडिया वर्ड यूज करते हैं डबल पीस, विच मीन्स कि पीस विद इन अफगानिस्तान एंड पीस अराउंड अफगानिस्तान। जो हमने आज पूरी चर्चा की है कंट्रीज की, कैसे इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी पीस अराउंड भी रखें और विद इन अफगानिस्तान भी। उसके अलावा अफगानिस्तान में पीस मेकिंग प्रोसेस बहुत जरूरी है, चाहे वो मेकिंग हो पीस का, बिल्डिंग हो या फिर सस्टेनिंग पीस हो। ये डिफरेंट स्टेजेस हैं जो काफी हमें डिस्कस करना चाहिए, बिकॉज अब जबकि अगर तालिबान अगर पावर में आता है तो इसकी बहुत ज्यादा एनालिसिस की जरूरत है, इस पे सोच की जरूरत है, विचारधारा की जरूरत है, लीडर्स को जेन्युइन सॉल्यूशंस निकालने की बहुत जरूरत है अफगानिस्तान के मसले को हल करने के लिए। जैसे बाइडेन ने कहा, ये मल्टी जनरेशनल वॉर हो चुकी है, लॉन्ग लास्टिंग आप सोल्जर्स नहीं मर सकते हैं, ना कि वहां के लोग सफर कर सकते हैं। तो सस्टेन की जरूरी है। पहले तो पीस मेकिंग बहुत जरूरी है, दैट मीन्स इंटरनेशनल कम्युनिटी को वेरीफाई करना चाहिए परमानेंट सीज फायर टू बिगिन विथ। उसके बाद पीस बिल्डिंग बहुत जरूरी है, जिसमें इन्वॉल्व होने चाहिए अफगानिस्तान गवर्नमेंट एंड अफगानिस्तान के लोग। सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि वो ही हैं जो अपनी देश का भला चाहेंगे, दे नो व्हाट इज बेस्ट फॉर देम। और उसके तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है सस्टेनिंग पीस, जहां की अगर इन केस तालिबान भी पावर में आता है तो उनको अपनी वायलेंस डिनाउंस करनी चाहिए और एक लेजिटिमेट तरीके से रूल करना चाहिए अपनी कंट्री को एंड दूसरे देशों के साथ संबंध बनाने को। बिल्कुल तो मैं आपने बस सही यही कहा। कहना चाहूंगी। तो बिल्कुल आपने जी सही कहा कि हर आदमी चाहेगा कि वहां पर एक लास्टिंग पीस हो, जी लेकिन वो सदियों से टर्मोइल का एरिया रहा है, वहां पर पीस आती ही नहीं है। और जहां देखो एक स्ट्रगल वाली स्थिति एक कॉन्टिन्यूस बेसिस पे बनी रहती है। और वो जो फील होनी चाहिए, एक पहली फिल्म आई थी काबुली वाला, तो वो शायद अब फिल्मों में ही रह गई है, जी धरातल पर कहीं अफगानिस्तान में नजर आती नहीं है। लेकिन आने वाले दिन कठिन है, मुश्किल है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। खींचातान हो, रस्साकशी हो, या जो भी आप कहना चाहें, लेकिन अफगानिस्तान में आने वाले दिन बड़े बदलाव के सूचक हैं। और वो बड़े बदलाव सारे खित्ते को, सारे रीजन को अब चाहे तो फेवरेबली या एडवर्सली इम्पैक्ट तो करेंगे ही करेंगे। और यहाँ पर बहुत सारे देश ऐसे हैं उसमें इन्वॉल्व हैं जो एक तरह से इंडिया के लिए भी एक तरह से होस्टाइलनेस लेकर आते हैं, थोड़ा सा जी इतने फेवरेबल नहीं है, चाहे रशिया हो, चाइना हो, पाकिस्तान हो, ईरान हो। ऐसे मुश्किल हालात में इंडिया काबुल में क्या करेगा, कैसे करेगा, आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन मुद्दे बहुत हैं, फिर इसके ऊपर दोबारा अफगानिस्तान के ऊपर दोबारा से बात होगी, खासतौर से जब अमेरिका का विड्रॉल कंप्लीट हो जाएगा, और फिर हम आराधना जी के साथ आएंगे और इसी ज्वलंत मुद्दे पर फिर बात करेंगे। तो जी दर्शकों, हमें दीजिएगा आज्ञा। बहुत जल्दी मिलेंगे नए विद्वान के साथ और एक नए ज्वलंत मुद्दे के साथ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती वक्त निकाला, हमारे साथ आप जुड़े, इस थैंक यू। चैनल इस चैनल के साथ आप जुड़े। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।